नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:31 हो रहे हैं और अब हमारे गरीब खाने में 3 लैपटॉप हैं। 2 पड़ोसी से मांग कर लाया हूँ। इसी तरह से चल रहा है कि आज के दिन में स्टूडियो में होना चाहिए था, लेकिन सत्ता के अहंकार में लोगों को लग रहा था कि मीडिया खरीदने के ज़रिए लोग भारत की जनता को भी खरीद लेंगे। लेकिन ये जो नतीजे, जो रुझान आ रहा है, अभी नतीजे तो नहीं आए हैं, वो भारत की जनता की तरफ से आ रहे हैं। जनता ने संदेश दिया है, जनता ने एक संतुलित भारत का नारा दिया है। गोदी मीडिया एग्जिट पोल को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बर्ताव कर रहा था, जनता से जुड़े मुद्दों का मजाक उड़ाया जा रहा था, एक बड़े चैनल पर विपक्ष का मजाक उड़ाया जा रहा था, बेरोजगारी पर हंसी उड़ाई जा रही थी। आज जनता ने उसे भी संदेश दिया है। और एक तरह से जो मैं अक्सर कहता रहा हूं कि गोदी मीडिया इस लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है। हमने 100 साल से ज़्यादा वक्त तक लड़ाई लड़ी। कितने लोग जिन्होंने कभी स्कूल कॉलेज नहीं देखे, अपनी ज़िंदगी जेलों में बिता दिए इस लोकतंत्र के सपने को साकार करने के लिए। लेकिन भारत का मीडिया, गोदी मीडिया, खुद मीडिया सोचिए जिसे लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है, वो इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल है। तो इस चुनाव का जो संदेश है वो यही है कि आप अपने गांव घरों में दीवारों पर लिख दें, गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। अपनी बात मुझ पर ना यकीन हो तो अपने आप से परख लें कि इन मीडिया वालों ने 10 साल में आपके साथ क्या तमाशा किया है, कितना वक्त इस देश का बर्बाद कर दिया। अगर यही मीडिया इन्हीं नरेंद्र मोदी से सवाल करता रहता तो आज जनता की इतनी परेशानियां नहीं होती, कई सारे मुद्दों पर दबाव बनता। लेकिन यह मीडिया जो है वो गोद में बैठ गया और एक ताकतवर नेतृत्व के आड़ में भारत के लोकतंत्र की हत्या का खेल खेलने लगा। इस 10 साल में अगर किसी ने भी अपराध किया है, बड़ा अपराध किया है, तो वो सबसे बड़ा अपराध गोदी मीडिया का है। वो चोरी, छीना झपटी, हत्या के मामले भी नहीं, भारत के लोकतंत्र की हत्या के अपराध में यह गोदी मीडिया शामिल है। शेयर बाजार का देखिए, नतीजे आने से पहले किस तरह से यह उछाल मार रहा था। आज 3000 नीचे चला गया। जितना ऊपर 3 जून को नहीं गया, उससे कहीं ज्यादा नीचे 4 जून को चल गया। अदानी के शेयर भी नीचे जा रहे हैं। मोदी को छोड़ने वाले में सबसे पहले तो यही लोग निकले जो भाग गए, जिन्होंने सोचा था कि मोदी आएंगे तो पैसे बनाएंगे। शेयर बाजार का पैसा, वो जनता उसमें पैसे नहीं बनाती है और वो अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं है। ये बात सब कोई जानता है, लेकिन आम जनता को बताया गया कि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है तो अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्यों बाजार इतना नीचे जा रहा है? अदानी के शेयर क्यों नीचे जा रहे हैं? 3000 नीचे गया बाजार आज, जितना चढ़ा था उससे कहीं ज्यादा गिरा। तो बाजार ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया। मोदी मोदी करने वाला कॉरपोरेट बाजार डरपोक निकला, भाग गया। अभी रिजल्ट भी नहीं आए, हो सकता है उन्हें अच्छे नतीजे मिल जाएं, 272 आ जाए, लेकिन बाजार नहीं आने की आशंका में पहले ही कट लिया, निकल लिया यहां से। यह है उस बाजार की हकीकत जिस पे हम लोग पिछले 10 साल से लगातार आपको जागरूक कर रहे थे, बता रहे थे। 272 तक बीजेपी अपने दम पर पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। 272, 300 भी नहीं, 400 की बात तो छोड़ दीजिए। कितना ज्यादा अहंकार हो गया था कि हम 400 पार जाएंगे, 300 पार जाएंगे, लेकिन आप 272 के नीचे हैं। इस वक्त जब घड़ी में 11:35 हो रहे हैं, आप 250 का आंकड़ा मुश्किल से छू पा रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्राबाबू नायडू के बिना नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जिस नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने कितनी बार समाप्त करने का प्रयास किया, कितना बड़ा अपमान था पटना के रोड शो में जब उनके हाथ में बीजेपी का कमल चुनाव चिन्ह पकड़ा दिया गया। उनकी उम्र और शायद बीमारी, हम नहीं जानते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, उसका फायदा उठाकर उनके हाथ में कितना निंदनीय दृश्य था वो। क्या खुद नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों का चुनाव चिन्ह अपने हाथ में ले सकते हैं? तो अब उनकी सरकार नरेंद्र मोदी के बिना नहीं बनेगी, नीतीश कुमार के बिना नहीं बनेगी और चंद्राबाबू नायडू के बिना नहीं बनेगी। चंद्राबाबू नायडू को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। चंद्राबाबू नायडू ने वादा किया है कि वे मुसलमानों के 4% आरक्षण की रक्षा करेंगे और इसी के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा है।
क्या वो अपनी सरकार बचाने के लिए इतना मुसलमान करने के बाद चंद्राबाबू नायडू के पास हाथ जोड़ेंगे? हालांकि उनका गठबंधन है। उन्होंने बिहार में नहीं बताया कि उनका एक साथी आंध्र प्रदेश में इसी मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में लड़ रहा है। किसी की गरीबी है, किसी समाज की हालत खराब है, अगर आप उसकी भलाई के लिए किसी स्कीम और किसी अधिकार की बात करते हैं, और बिहार में तो पहले से है, कर्पूरी ठाकुर ने दिया है मुस्लिम पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण, लेकिन आप उसी बिहार की जनता को जाकर बता रहे थे कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कहा भी नहीं था। कहा था तो केवल चंद्राबाबू नायडू ने कहा था कि हम इस आरक्षण का बचाव करेंगे। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी और आरएसएस इस चंद्राबाबू नायडू के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? उनसे हाथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे कि आपके बगैर हमारी सरकार नहीं बन सकती है? अगर आप 272 नहीं पार करते हैं तो इसका क्या संदेश है? क्या यह नरेंद्र मोदी की हार नहीं है? अगर नरेंद्र मोदी अपने दम पर 272 नहीं पार करते हैं, अभी तक के जितने भी मैं रुझान देख रहा हूं उससे तो यही लग रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 16। वहां कितना शानदार प्रदर्शन था 2019 में। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए बीजेपी का क्या हुआ है, पूरी गिनती पलट गई है। राजस्थान में कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में जहां एग्जिट पोल ने क्या दिखाया, तो ये एग्जिट पोल को लेकर जो तमाशा रचा गया था, ये क्या खेल था? अगर विपक्ष सही समय पर सतर्क नहीं होता, अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर नहीं उतारता, तो आज क्या हो रहा होता? अगर फॉर्म 17C की चर्चा नहीं होती, एक एक पोलिंग एजेंट में ये जागरूकता नहीं फैलती, उसके अधिकार क्या हैं, उसे कहां कहां नजर रखनी चाहिए, तो आज क्या हो रहा होता? ये जनता की चौकसी का नतीजा है, ये जनता की भागीदारी का नतीजा है। इस देश की जनता ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। सरकार बन सकती है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि वो 250 के आसपास नजर आते हैं, मगर अभी तो 250 भी नहीं नजर आते। ये हाल है इनका, और बाजार देखिए किस तरह से गिरा है। तो हम सबको देखना पड़ेगा, और अगर ये 250 के आसपास बीजेपी सिमट जाती है तो ये नरेंद्र मोदी की हार है, मगर योगेंद्र यादव की इसमें जीत निकल आएगी, क्योंकि वही बार बार कह रहे थे कि 250 से नीचे बीजेपी रहेगी। तो नरेंद्र की हार में योगेंद्र की जीत छिपी है, और नरेंद्र की सरकार बगैर नीतीश के नहीं बनेगी। ये चुनाव इस बार एक नया संदेश लेकर आ रहा है कि नायडू, नीतीश, नरेंद्र के बिना अब बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनेगी। नायडू और नीतीश अगर पलट के इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए तो मामला खुला हो जाएगा। क्या अजीत पवार अब भी इस कमजोर बीजेपी के साथ जाएंगे? शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अच्छा किया है महाराष्ट्र में, कांग्रेस ने भी वहां अच्छा किया है। अभी भी इस वक्त जब घड़ी में 11:39 हो रहे हैं, बीजेपी और एनडीए 300 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, 400 का आंकड़ा। और न्यूज चैनलों ने क्या किया? नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाकर कुछ चैनलों ने नड्डा जी की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। नड्डा जी की इस मामले में मैं बहुत तारीफ करता हूं। वे बीजेपी के अकेले लोकप्रिय नेता हैं जो ऐसे कमजोर क्षणों में सामना करने आते हैं, और वही बहादुर होता है जो कमजोर क्षणों में सामना करने आता है। इसीलिए मैं अजय राय को इस चुनाव का सबसे बहादुर उम्मीदवार कहता हूं। 2 बार प्रधानमंत्री से हारने के बाद कोई भी तीसरी बार हारने नहीं जाएगा, लेकिन अजय राय ने इतना तो हासिल किया कि न्यूज चैनलों पर यह खबर चली कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। भले वो जीतेंगे, प्रधानमंत्री इतनी आसानी से हारते नहीं हैं, मगर यह खबर भी अपने आप में दिलचस्प संकेत दे रही है कि प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। किससे? अजय राय से। अजय राय का जो योगदान है, राजनीतिक योगदान, एक ही मैदान में खड़े रहने का, वो बहुत बड़ा योगदान है। यह संकेत है कि 50 चुनाव में भी हार जाएंगे, तब भी हम लोकतंत्र की जिम्मेदारी के लिए वहीं डटे रहेंगे। एग्जिट पोल से गोदी मीडिया कितना उत्साहित हुआ, किस तरह से हम लोगों को सुनाया जाने लगा। हमने क्या किया? हमने आपकी बेरोजगारी की बात की, आपको बता दिया कि धर्म की राजनीति जब भी होती है उस देश का, उस स्थान का सत्यानाश होता है। राजनीति में जब भी धर्म आता है वो सत्यानाश करता है, राजनीति की मर्यादा का सत्यानाश करता है, और धर्म को भी खराब करता है, उसका स्वरूप बिगाड़ता है, मजाक का पात्र बनाता है। धर्म को धर्म की जगह होनी चाहिए। यह जनता ने अपने धर्म को बचाया है। ऐसी बात नहीं है कि उसकी आस्था राम में नहीं और राम मंदिर में नहीं है, मगर उसने ये देख लिया
कि राम के नाम पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर जनवरी में 80 की 80 सीटें जीतने की बातें हो रही थी, लेकिन जनता ने अपना विवेक कितनी खूबसूरती और संयम से वापस किया है। अभी तक के जो रुझान मैं देख रहा हूं वो 40 पे 40 चल रहा है। बीजेपी कभी भी 50 सीटों पर आगे नहीं गई, वो 40 पर ही है। तो ये गुजरात में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, और दूसरे राज्यों में भी देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, वहां उसे काफी बड़ा नुकसान हुआ, और शायद कमलनाथ की वजह से भी हुआ या कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा कर रही है, 10 सीटें आ रही हैं। इस चुनाव में कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा था, मगर 90 से 100 के बीच में बनी हुई है। तो एक संतुलित, संयमित और संविधान परस्त जनादेश आ रहा है। ये जनादेश अहंकार के खिलाफ का जनादेश है। ये जो डर फैलाया गया था कि चुनाव के नतीजे आते ही आपका चैनल बंद हो जाएगा, उनका चैनल बंद हो जाएगा, इनका चैनल बंद हो जाएगा और चलेगा केवल गोदी मीडिया, इसलिए गोदी मीडिया अब आगे इस लोकतंत्र की हत्या ना कर पाए, भारत की जनता सतर्क हो गई। और सत्ता के नाम पर तमाम यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम संस्थाओं में जो लोग बेलगाम होते जा रहे थे, जनता ने उन्हें चेता दिया है कि जनता की नजर अब उन पर है, जो संविधान की शपथ लेकर उसे ही उसकी हैसियत बताने का प्रयास करते हैं। जबकि संविधान की शपथ इसलिए दिलाई जाती है कि आप निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से सिर्फ और सिर्फ जनता की तरफ खड़े रहेंगे, संविधान की तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग की भाषा कल आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो किस तरह की भाषा बोल रहे थे। टूल किट, नैरेटिव। 2.5 महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और इस लोकतांत्रिक देश में आकर कहते हैं कि हम एक प्रयोग कर रहे थे, प्रेस नोट जारी कर रहे थे। इन सब अहंकार को जनता ने नोट किया है। हम नहीं जानते नतीजा क्या होगा, यह रुझान है, मगर इन रुझानों ने बोलने का एक मौका दिया कि इस लोकतंत्र में विवेक की स्थापना बहुत जरूरी है, जहां हम आपके स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर बात कर सकें। कहां तो एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 100 के आसपास समेट दिया गया था, मगर 229 लगातार। इस वक्त देखिए 11:43 हो रहे हैं, और एनडीए 294 के आसपास है, वो 300 पार नहीं कर पा रहा। कभी कभी वो पार किया है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 31 सीटों पर आगे है। यहां पर एग्जिट पोल गलत हो रही है। क्या दुकान चल रही थी। अचानक प्रदीप गुप्ता 1 अरब की आबादी में सबसे बड़े विशेषज्ञ हो जाते हैं, और उनकी बातों को लोग इतनी गंभीरता से लेने लग जाते हैं। किस तरह एग्जिट पोल के आते इनकी भाषा देखिए, जैसा लग रहा है कि देश में 3-4 लोग समस्या हो गए जो बोलते हैं। इतने बड़े देश में अगर बोलने वाले नहीं रहेंगे तो कहां सर उठाकर चलेंगे आप इस गोदी मीडिया के नाम पर, जिसने 10 साल में सिर्फ और सिर्फ भारत के लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया है। और अब क्या नतीजा बता रहा है, यह सेंसेक्स क्यों इतना नीचे जा रहा है, यह बता रहा है कि उसे इस तरह का भारत नहीं चाहिए। उसे चाहिए विकसित भारत, लेकिन उसे संतुलित भारत चाहिए, संयमित भारत चाहिए, निर्भीक भारत चाहिए, कि जहां हर आदमी अपना काम करते वक्त डरे नहीं। और यह तरीका आप देखिए तो क्या होगा, आप मुझे बताइए। क्या नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर चंद्राबाबू नायडू से समर्थन लेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए? यह अब पता चल जाएगा कि वो केवल और केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। ये जो ढोंग था कि वो आध्यात्म के शरण में जा रहे हैं, अब पता चलेगा जब वे चंद्राबाबू नायडू का वोट लेने के लिए जाएंगे, समर्थन लेने के लिए जाएंगे। क्या वो मना कर देंगे चंद्राबाबू नायडू को, क्योंकि आप मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं, इसलिए हम आपका समर्थन नहीं लेंगे और सरकार नहीं बनाएंगे? उत्तर प्रदेश के इतना बड़ा राज्य है, योगी आदित्यनाथ को पूरे चुनाव में यह अफवाह उड़ती रही कि वे इस चुनाव के बाद हटाए जाने वाले हैं। आखिरी चरण में भारत समाचार से जेपी नड्डा कहते हैं कि योगी को कोई नहीं हटाएगा। पहले क्यों नहीं कहा गया? एक ऐसा मुख्यमंत्री जो तमाम बहुमत के बाद भी, उनकी राजनीति से हजार असहमतियां हैं,
लेकिन आप अपने नेताओं के साथ क्या कर रहे थे? इतना प्रचंड बहुमत जिसके पास हो, वो लगातार हटाए जाने की आशंका में मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो इस तरह की शासन व्यवस्था आप चला रहे थे। तो अब क्या होगा? 250 की सीट वाले नरेंद्र मोदी और 300 और 400 की सीट वाले नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखना चाहेंगे? यह इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत की जनता अब एक पत्रकारिता देख पाएगी? इन गोदी मीडिया पर कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने आपके दिए गए टैक्स से हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए और आपकी बात नहीं की। एक स्टूडियो को सजा देने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वहां पर कोई एंकर इस तरह से बोल नहीं सकता खुलकर। तो ये है हमारा चुनाव और ये जो नतीजा इस तरह से बढ़ता जा रहा है, 12 बजे के बाद इस रुझान में स्थायित्व आने लग जाएगा। एक चीज बहुत साफ है, सरकार बीजेपी की बनेगी तो न चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के बगैर नहीं बनेगी। क्या नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी 272 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? ये देखना अभी बाकी है। 300 और 400 अभी तक के रुझान के अनुसार ये दूर का सपना लगता है। हम अगले फिर वीडियो में नजर आएंगे। आप गरीबों का चैनल देख रहे हैं, लेकिन आप अमीर लोग हैं, आप बहुत साहसी लोग हैं कि आपने हमारा साथ दिया, वरना इन्होंने इंतजाम ही ऐसा कर दिया था कि भारत में कोई पत्रकार ना बचे। मगर आप सबसे अमीर और सामर्थ्यवान लोग हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया। ये आपकी जीत है। सरकार बने नहीं बने ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से आप खड़े रहे, आप लोगों ने गोदी मीडिया को नकारा है, हमेशा नकारी है। आप लड्डू में बालू भरकर नहीं खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं आप? ये गोदी मीडिया लड्डू में बालू है, आप बालू नहीं खा सकते। यह आपको समझना पड़ेगा और आप समझ गए थे, इसलिए आप अलग दर्शक हैं। तो ये जो नतीजा है, जो ज्योतिष को लोग बैठा ले रहे हैं चुनाव की चर्चा में, उनका क्या काम है इसमें? कि यहां से सूर्योदय हो रहा है, वहां से चंद्रोदय हो रहा है। आम आदमी के पास खाने के लिए 2 रुपए नहीं है और आप भारत को विश्व गुरु बनाए जा रहे हैं। बनाइए, बन जाए तो सबके लिए अच्छा है, मगर बुनियादी सुविधाएं तो अच्छी हों। तो अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। अगर यही नतीजा रहता है तो अगला 5 साल भारत की राजनीति के संघर्ष का साल होगा, जद्दोजहद का साल होगा, उन सपनों को हासिल करने का साल होगा जिसकी शुरुआत आज के रुझानों से नजर आती है। अगर ये नतीजा इसी तरह से रहा तो भारत का लोकतंत्र अपने आप को बचा लेने की पहली लड़ाई जीत जाता है और इस जीत के भागीदार आप हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।